बैलून जो भी होगा ना, आमतौर पे ऐसा होता है कि लाइक अगर आप 12 सेंटीमीटर का इसोफेजियल बैलून ले लें और 12 सेंटीमीटर का बिलरी बैलून ले लें तो साइज तो दोनों का सेम होता है, लेकिन इसोफेजियल और बिलरी में फर्क ये होता है, जो बिलरी होगा उस बैलून के अंदर 2 डॉट्स होंगे, ठीक है, बैलून, और जो एसोफेजियल होता है उसके अंदर डॉट्स नहीं होंगे, इसमें नहीं। मैंने इसीलिए इन्फ्लेट किया ये देखने के लिए कि ये कौन सा है। अगर ये बिलरी होता, बिलरी के अंदर इसलिए डॉट्स होते हैं कि उसको आपने फ्लोरो में देखना होता है, और एसोफेजियल में आप यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ में नहीं होता, वो कुछ कंपनीज बनाती हैं, कुछ कंपनीज नहीं बनाती हैं। ये एसोफेजियल बैलून है, ठीक है, इसके अंदर कोई डॉट नहीं है। अब मैं ढूंढता हूँ इसमें बिलरी होगा, वो आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर जो इसके अंदर शाफ्ट जा रही है बैलून के अंदर, उस शाफ्ट के ऊपर 2 रेडियो पैक मार्कर्स होंगे। तो साइज जो है वो बैलून्स का कोई भी हो सकता है। कि उसका जो एंड होता है ये टेपर्ड हो, ठीक है, और जो स्टैंड पुशर होता है ये सेम होता है। अभी तो मेरे पास जो 2 हैं ये अलग अलग कलर के हैं, बट ये दोनों सेम कलर में हो सकते हैं, यानी सोहिंद्रा भी ब्लैक में हो सकता है और स्टैंड पुशर भी ब्लैक में हो सकता है, ये भी पर्पल में हो सकता है और ये भी पर्पल में हो सकता है, वाइट में भी दोनों हो सकते हैं, और एक आध वाइट में भी मेरे पास सोहिंद्रा पड़ा होगा, ठीक है। अब ये स्टैंड पुशर है और ये सोहिंद्रा है, बट सोहिंद्रा हमेशा आगे से टेपर्ड होगा और स्टैंड पुशर जो है वो आगे से टेपर्ड नहीं होता, स्ट्रेट होता है। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी करते हैं एग्जाम वाले कि वो ये जो स्टैंड पुशर की एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ ओपन में, डबल पिक्चर। अच्छा, वो समटाइम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर से स्टेंट भी उतार लेते हैं और बीच में से गाइडिंग कैथीटर भी निकाल लेते हैं, ये डायलेटर है ना, सिर्फ पुशिंग कैथीटर रख लेते हैं और साथ में सोहिंद्रा रख लेते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ अगर एक भी पार्ट हो तो आप लोगों ने सिर्फ उसकी टिप को देखना है, उस पर फोकस करना है कि उसकी टिप अगर स्ट्रेट है तो वो पुशर है, और अगर टिप उसकी टेपर्ड है तो वो सोहिंद्रा है, ठीक है। समटाइम गाइडिंग कैथीटर इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें भी ये 3 चीज़ें हैं इस वक्त, एक स्टेंट है, एक गाइडिंग कैथीटर है और एक इसका पुशिंग कैथीटर है। ये जो ग्रीन है ये पुशिंग कैथीटर है, जो ग्रे है ये गाइडिंग कैथीटर है, और एक इसके ऊपर स्टेंट है। तो वो सम टाइम इन चीज़ों को अलग अलग करके रखते हैं और साथ में एक दूसरी आइटम रख लेते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास एक, मैंने इस तरह स्टेंट का एक अच्छा वो कलेक्शन बनाया था, लेकिन वो गया हुआ है एग्जाम के लिए, मेरे पास नहीं अभी। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बिलरी और पेनक्रेटिक स्टेंट्स में, प्लास्टिक स्टेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। हाँ बिल्कुल, ये सिंपल पुशिंग कैथीटर है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये इसका पुशिंग कैथीटर, इसका गाइडिंग है। गाइडिंग कैथीटर जो है नॉर्मली सिर्फ 8.5 फ्रेंच और 10 फ्रेंच का होता है। 7 फ्रेंच के स्टेंट को सिर्फ पुशिंग कैथीटर के साथ पुश गाइडिंग में ल्यूमेन नहीं होता। अच्छा, गाइडिंग में ल्यूमेन नहीं होगा। नहीं, दोनों में ल्यूमन होता है। अगर ल्यूमन नहीं होगा तो वो ओवर द वाइज नहीं जा सकता। गाइडिंग कैथीटर में भी ल्यूमन होता है, पुशिंग कैथीटर में भी ल्यूमन होता है। गाइडिंग कैथीटर जो है ना वो तो पतला होता है ना, और वो भी टेपर नहीं होता, स्ट्रेट ही। हम प्रैक्टिस में देखते हैं वो ये होता है कि पेनक्रेटिक स्टेंट 5 फ्रेंच के, 3 फ्रेंच के या 7 फ्रेंच के होते हैं। अगर आप इनकी कैटलॉग्स में जाएं, और एग्जाम में तो ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट में नहीं होती हैं, कैटलॉग्स में ज्यादा होती हैं। बड़ी 10 FR का 20 सेंटीमीटर का पेनक्रेटिक स्टेंट भी होता है, हालांकि 20 सेंटीमीटर की पेनक्रेटिक डक्ट होता है। कि जो पेनक्रेटिक स्टेंट, लाइक ये स्टेंट है मेरे पास अभी, ये 10 फ्रेंच है, 12 सेंटीमीटर है। तो अगर अगर ये पेनक्रेटिक होता तो इसके फ्लैंजेस के बीच में मल्टीपल होल्स होते। तो पेनक्रेटिक में और बिलरी में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि उनके बीच में जो है वो होल्स होते हैं। एक और डिफरेंस भी होता है कि वो थोड़े पेनक्रेटिक थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और बिलरी जो है वो थोड़े से स्टिफ होते हैं, बट वो आपको इतना क्लियर उससे पता नहीं चलता। तो आपने जो मेन उसको देखना है वो ये देखना है कि जो पेनक्रेटिक स्टेंट है उसके बीच में होल होंगे,
और जो बिलरी है उसके बीच में होल्स नहीं होते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। बाकी साइज पे या कलर्स पे नहीं जाना आपने। ऐसा भी हो सकता है कि बिलरी स्टैंड 5 फ्रेंच का या 7 फ्रेंच का रखा हुआ हो और पेनक्रेटिक स्टैंड 10 फ्रेंच का पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो आपने होल्स पे कंसीडर करना है, साइज पे नहीं। और ये नीचे वाला जैमून है, दूसरा डैम होता है। तो ये डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये शेप कोई नहीं पूछता कभी भी। ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा स्टैंड है, तो ये तो इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि ये डबल पिगटेल है या सिंगल पिगटेल है या स्ट्रेट स्टैंड है, ठीक है। तो स्ट्रेट के भी डिफरेंट नाम होते हैं ना, जैसे मैंने बताया सी शेप अलग होता है, एम्स्टरडैम अलग होता है, ठीक है। बटन बैग दो तरह की होती है, एक जिसमें बैलून होता है और एक जिसमें ये बूस्टर प्रोफाइल। तो नॉर्मली यही होता है कि जो बना हुआ स्टोमा होता है उसमें इसको उसी तरह डाल देते हैं। इसका एक स्टेलेट होता है जो इसमें डालते हैं स्टेलेट को, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है तो स्टोमा में इजीली चली जाती है। और ये इसका फीडिंग एडाप्टर होता है। ये जब फीड करना होता है तो इसको प्रेस करके और यहाँ से फीडिंग स्ट्रिंग लगा के इसको फीड कर देते हैं। अदरवाइज इसको रिमूव करके और बटन पैक को क्लोज करके, तो ये बैली के साथ जस्ट इतना सा जो डिवाइस है लो प्रोफाइल ये लो प्रोफाइल तो ही बटन पैक को ही कहते हैं। ये यहाँ से अब इसको फीड करेंगे, ये इसका फीडिंग मतलब वो है ना ट्यूब, ठीक है। ये फिर इस तरह निकाल के फिर इसको वापस जो है वो इस तरीके से बंद कर देंगे। ये ऐसे बेली के साथ वो हो जाएगा, ठीक सही है। ये अंदर से इस तरह इसके अंदर एक स्टेलेटर डालते हैं, वो इसको ऐसे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ठीक सही है। लो प्रोफाइल पैक ट्यूब। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि बिलरी और उसमें एसोफेजियल मेटालिक में फर्क सिंपल इतना होता है, छोटे साइज के होते हैं। ज़हन में ये रख लेना कि जो पेन के साइज का होगा ना जी, वो बिलरी या पेनक्रेटिक होता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोनिक एसोफेजियल ड्यूडेनल स्टेंट्स जो होते हैं वो तकरीबन आपके थंब के साइज के होते हैं, ठीक। डायमीटर में लेंथ तो कोई भी हो सकती है ना, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ये तो उसमें होगा ना। ये थंब नहीं है, थंब का भी थंब इतना नहीं होता है। तो ये बिलियरी है, ठीक है ना। जो थंब की तरह होगा बड़ा, वो जो ना इसोफेजियल या कोलोनिक स्टंट होगा। उसको ब्रश करने के काम आता है। मेरे साथ वो बास्केट है, तो मैं आपको इस पे वो लगा के इसकी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से पिक्चर बातें सुन रहे इसमें आ जाएंगे। बात भी आ जाती है ना वीडियो बना दो पिक्चर। हाँ नहीं नहीं बताओ कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे जैसे वो फायर वो बास्केट नहीं है मेरे पास, जैसे वो पहाड़ पे चढ़ के फायर नहीं करते हैं, टाइप की बास्केट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन, ओपन पड़ी हुई होगी, यानी उस शीट में से बास्केट बाहर निकली हुई होगी। आपने बास्केट की वायर को पकड़ना है। अगर तो वो वायर ब्रेडेड है, मीन के छोटी तारों के साथ बुनकर एक तार बनी हुई है, ठीक है, तो वो क्रशिंग बास्केट होगी। और अगर वो मोनोफिलामेंट है, यानी एक ही स्टील की सिंगल तार आ रही है, तो वो रिट्रीवल बास्केट है। अभी पिछले 2-3 साल में तो नहीं, 2-3 साल पहले के एग्जाम में दोनों बास्केट्स उन्होंने इकट्ठी रखी हुई थी और उन दोनों का उन्होंने पूछा हुआ था कि ये कौन सी बास्केट है और ये कौन सी है। तो बास्केट को आपने जैसे आप अगर स्पिंक्टरटोम्स भी आप देखें तो उसमें भी आपको लगता है कुछ स्पिंक्टरटोम्स होते हैं जिनकी कटिंग वायर जो होती है वो सिंगल को छोटी तारों से बुनकर एक स्पाइरल सी बनी हुई होती है, ठीक है, ब्रेडेड होती है। तो ब्रेडेड जितनी भी बास्केट्स होती हैं वो सारी की सारी क्रशिंग बास्केट्स होती हैं, और जो सिंगल वायर में होती है बास्केट वो रिट्रीवल बास्केट होती है। रिट्रीवल बास्केट को आप इस गन के साथ उसकी पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है नॉट कंपैटिबल विद मेथोट्रिक्टर, ठीक है। तो जो ब्रेडेड होती है वो कंपैटिबल होती है। तो नॉर्मली इसके साथ जो यूज होती है अभी वो एक्सट्रैक्टर या पॉलिप रिट्रीवल, ये 2 टाइप्स के होते हैं। दूसरा गया हुआ है ऑलरेडी, वो दूसरा जो है वो राउंड शेप। इसमें सिंपल ये होता है कि जो छोटे पॉलिप्स होते हैं एक सेक्शन यहाँ पे लगी हुई होती है और एक सेक्शन यहाँ पे लगी हुई होती है। जो स्कोप से सेक्शन आ रही है वो यहाँ होती है। तो जब पॉलिप काटने के बाद उसको सक करते हैं तो वो ट्यूब के थ्रू, सेक्शन ट्यूब के थ्रू इसमें आता है और फिर इस बास्केट में आ जाता है, ठीक है। और लिक्विड इसमें से निकल जाता है और लिक्विड यहाँ से निकल के बॉटल में चला जाता है और पॉलिप इसके अंदर आ जाता है।
इसको कहते हैं पॉलिप एक्सट्रैक्टर। पॉलिप ट्रैप भी कहते हैं। पॉलिप ट्रैप भी कहते हैं, पॉलिप एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं। पॉलिप ट्रैप हफीज, इसमें पॉलिप आएगा, यहाँ से फ्लूट जाएगा, ये इसके साथ लगेगा, सक्शन के साथ सक्शन करेगा, इसको सक्शन करके पॉलिप जो है वो इसके अंदर गिरा देगा, यहाँ से नीचे फ्लूट गिरा देगा, ठीक है। पॉलिप एक होती है ग्लाइड वाइर। अच्छा, ग्लाइड वाइर को कहते हैं हाइड्रोफिलिक कोटेड। आप कोई भी गाइड वायर उठा लेना तो गाइड वायर का जो फर्स्ट जो टिप, उसकी डिस्टल टिप होती है ना 5 या 10 सेंटीमीटर की, जो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, वो उस टिप को या उस पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक कोटेड। तो जो वायर टोटल उसी मटेरियल में पूरी वायर बनी होती है, उस वायर को हम कहते हैं ग्लाइड वायर। एक तो ये कि ग्लाइड वायर दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी कंपनी की हो, सिर्फ ब्लैक कलर की होती है, ये जान रखें, ठीक है। उसका कोई और कलर नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ब्लैक कलर की कुछ गाइड वायर्स भी होती हैं। ग्लाइड तो ब्लैक के अलावा किसी और कलर की नहीं होती, बट कुछ गाइड वायर्स ऐसी हैं कि जो ब्लैक कलर की होती हैं। एक कंपनी की एक वायर आती है एक्रोबेट के नाम से, एक्रोबेट वायर, वो ब्लैक होती है। लेकिन गाइड वायर जो भी अगर ब्लैक में होगी भी तो उसके ऊपर मार्किंग्स होगी, कुछ हर 10 सेंटीमीटर के बाद या 5 सेंटीमीटर के बाद कुछ डॉट्स और कुछ मार्क्स होते हैं। बट जो ग्लाइड वायर है ये टोटली ब्लैक होती है, बिल्कुल साफ होती है, इसके ऊपर ना कुछ लिखा है, ना कोई मार्क होता है और ना किसी और कलर में बनती है। तो जब भी बिल्कुल ब्लैक कलर की कोई वायर आपके सामने आए तो वो उसको आपने ग्लाइड वायर कहना है। ग्लाइड वायर दुनिया में ब्लैक के अलावा किसी कलर में कोई कंपनी नहीं होती, ठीक है। ग्लाइड वायर किस लिए यूज होता है? ग्लाइड वायर चूज होती है नॉर्मली जो टाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्लिप होके तो उसमें स्ट्रक्चर्स को क्रॉस कर जाती है। ग्लाइड वायर के साथ सिर्फ स्ट्रक्चर क्रॉस करते हैं, नॉर्मली स्टैंड इसके ऊपर नहीं डालते, इस पे स्टैंड नहीं जा सकता, चला जाता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसमें स्टैंड डालना। तो उसके साथ कोई कैथीटर, कोई गैजेट और ऊपर चला जाए जब, तो फिर वायर को एक्सचेंज कर देते हैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के लिए यूज होती है ग्लाइड वायर। तो ग्लाइड वायर आपको समझ आ गई, ब्लैक कलर में होगी और उसके ऊपर कोई मार्क नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा, कोई उसके ऊपर इंडिकेशन रीडिंग कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। दो वायर्स होती है, दो ही वायर्स होती है। हाँ, नहीं, एक वायर आपकी वो हो भी गई बहुत एनजीक्यू वाली भी गई थी। अच्छा, हाँ, एक वायर और होती है जिसको कहते हैं लूप टिप गाइड वायर, वो भी गेम है। उसकी जो टिप है ना उसके आगे यूं एक लूप बना। तो लूप टिप गाइड वायर बेसिकली यूज होती है फाइलम में सिलेक्टिव डक्ट कैनुलेशन पे। जब आपने फाइलम में जाके और आप कहते हैं कि आपने इसकी राइट में जाना और राइट की थर्ड में जाना है, तो उसमें सिलेक्टिव डक्ट कैनुलेशन में लूप वायर जो है वो यूज होती है। सर ये गाइड वायर में दो थे उधर, एक का जो सरा था वो थोड़ा सा एंगल था, एक स्ट्रेट था। हाँ बिल्कुल, गाइड वायर हो या ग्लाइड वायर हो, ये दो तरह की होती हैं। टिप जो इनकी दो तरह की होती है, एक एंगल होती है और एक स्ट्रेट होती है। तो उसमें कोई इतना वो उस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आज तक आया कि ये एंगल क्यों है और स्ट्रेट क्यों है। ये वाली भी गई। हाँ जी, एक ये वायर होती है जी स्पाइरल बाइंडिंग है, और ये वायर जो है ये 3-4 चीज़ों के लिए यूज होती है। एक तो इसके साथ मेटालिक दो तरह की होती है, एक दूसरी मैं फिर आपको बताता हूँ। ये इसके साथ जो काम नहीं किया जाता वो ये है कि इसके साथ ईआरसीबी में कैनुलेशन कभी नहीं की जाती। इसको कभी भी नीडल लाइफ या स्फिंक्ट्रोटोम के साथ कभी भी यूज नहीं किया जाता। यस, इसलिए कि ये टोटल वायर कंडक्टर होती है और अगर ये स्फिंक्ट्रोटोम में पड़ी हुई है और आपने डायथर्मी का पैडल प्रेस कर दिया तो पूरी सीबीटी को जिपर की तरह काट देती है। अच्छा, ये वायर ग्रीन, ब्लैक और सिल्वर 3 कलर्स में है, ठीक है। ग्रीन में भी ये मेटालिक गाइड वायर है विद स्पाइरल बाइंडिंग, मेटालिक गाइड वायर, स्पाइरल बाइंडिंग। अभी सर ये स्टैंड डालने के लिए वो नहीं होता। देखिए ऐसा है ना कि ये तो पेपर के ऊपर जो है ना मैंने लगाई, इसको तो मेरी मर्जी होती है ना कि कभी मैं किसी और चीज के साथ भी इसको मैं लगा के भेज दूं ना जो इससे रेलिवेंट ही ना हो। तो ये तो सिर्फ वो चीजें होती हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये लाजमी नहीं कि स्टैंड के साथ ही लगी जाएगी, हो सकता है कि ये किसी ऐसी चीज, ये किसी ट्यूब के साथ लगी हुई आ जाए ना, तो ये किसी भी चीज के साथ आ सकती है। इस पे आपने ना ये जो
एग्जाम में चीज़ें पड़ी होती हैं ना, इस पे आपने कभी भी नहीं जाना कि ये पड़ी हुई किस चीज़ के साथ है या लगी हुई किसके साथ है। इनका आपस में ज़रूरी नहीं है कि कोई बैलून इन्फ्लेशन डिवाइस, तो जिसके साथ बिलरी या एसोफेजियल के लिए भी यूज़ हो जाती है, बट एसोफेजियल के लिए थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती है। ये डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन होते हैं, गई हुई है। इनको सब को इन्फ्लेशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और इसको यूज़ किसके साथ करते हैं, वो गन कहाँ गई, मुझे जरा गन क्रशिंग गन, तो वो बैलून भी मुझे दिखा। ये दो कामों के लिए यूज़ होती है। इसके साथ वो भी करते हैं, स्टोन्स को भी क्रश करते हैं, और इसके साथ डायलेट भी करते हैं। सम टाइम होता है कि ये पंप जो है इसका ये अलग पड़ा होता है, ये अलग पड़ी होती है, ठीक है। सम टाइम इसके ऊपर लगी होती है, सम टाइम इन दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, ठीक है। तो इसकी आपको लगा के दिखा रहा हूँ तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसको कर रहे हैं। तो एक तो इसके साथ वो मैंने आपको बताया स्टोन को क्रश करते हैं, दूसरा इसके साथ बैलून्स को जो है वो स्प्रेड करके इसको तो ये करते हैं। और इसको मैं जहाँ रोकूंगा ये वहीं पे रुक जाएगा, इसको करते जाएंगे और PSI में इसका प्रेशर जो हम ये तो इन बैलून्स में तो एयर नहीं डालते ना, मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस में सिर्फ एक बैलून है इक्लेसिया बैलून जिसमें एयर डालते हैं, बाकी तमाम बैलून्स में फ्लूइड जाता है। इस सिरिंज में भी पहले से फ्लूइड था, फ्लूइड होगा तो हो जाएगा। सिर्फ इक्लेसिया बैलून जो है न्यूमेटिक डायलेटेशन जो होती है ना हमारी, वो एयर के साथ होती है। बाकी जितने भी बैलून हैं, चाहे बिलरी हैं, क्रोनिक हैं, एसोफेजियल हैं, कोई भी बैलून है, वो सब के सब लिक्विड के साथ होते हैं। तो ये में लिक्विड का प्रेशर, ये लिक्विड का प्रेशर होता है। अभी मैं आपको एयर के साथ बताऊंगा, ठीक है। ये है जी प्रोक्टोस्कोप, और इसको हेमोराइडल बैंड लाइगेटर, ठीक है। इसमें इसका एक डिस्पोजेबल प्रोक्टोस्कोप होता है और एक इसका बैंड लाइगेटर होता है। इसके ऊपर से भी बैंड, वो पिछली दफ़ा जो क्लास वाले आए थे उन्होंने ट्राई करके सारे उतार दिए थे। तो बेसिकली यहाँ ना पड़ा हो और सिर्फ ये चीज़ बनती है। और हमारे पास स्टील वाला राजू चलिए आप बोले ना कैसे लगा लेंटन है वो, लेंटन एक मेनू सेट है। पाकिस्तान में आमतौर पे जो आती है कोई भी हो सकता है ना, शेप देखें ना सेम होगी। इस शेप की आपकी GI में कोई और बैलून नहीं जिसमें इतने बड़े बड़े बैलून हैं ना, ऐसा कोई और चीज़ नहीं। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज हम इसमें जाके उसको हाफ इन्फ्लेट करके उसको थोड़ा सा पुल कर लेते हैं इसोफेगस के अंदर, ठीक है। तो उसकी वो जो टिप है ना कौन सी, वो इसोफेगस में जब आ जाती है और उसको वहाँ फुल इन्फ्लेट कर देते हैं। तो बेसिकली तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को ही उसमें कंप्रेस करना होता है, उसमें प्रेस करना होता है क्योंकि ब्लीडिंग तो ज़्यादा वहीं से हो रही होती है, पैरालिसिस भी उधर ही होती है। तो वो एक सिंगल बैलून होता है, वो पाकिस्तान में नहीं कौन आता। सी होती है, इसका नाम क्या होता है? लेंटन है, लेंटन और गैस्ट्रिक उसके लिए होता है, गैस्ट्रिक वाला। मिनेसोटा में फिर दो होती हैं मेरे पास। कलम की तरह जो बनी होती है वो सिरिंज की नीडल होती है। FNA नीडल वर्ल्ड वाइड जितनी भी है वो सारी की सारी कलम की तरह की होती है, ठीक है। और जो FNB नीडल होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो होती है कि जिसकी कलम का जैसे एक टिप है, तो FNB एक होती है जिसकी 2 या 3 टिप्स होती हैं,
अगर तो वो बॉस्टन की है, जैसे एक्वायर एक नीडल आई हुई, तो उसकी वो 3 टिप्स आ गए, तो आपने सिंपली नीडल को पकड़ना है। एग्जाम में अगर वो पड़ी होगी तो नीडल को थोड़ा सा पुश करेंगे, उसकी टिप बाहर आएगी, तो आपने टिप को यूं करके सिर्फ देखना है कि आगे से वो 1 है या 3 है बनी हुई। तो पाकिस्तान में जो आती है वो 3 वाली आती है, ठीक है। अगर तो वो सिंगल है तो इसका मतलब है पहली इंडिकेशन ये कि वो एस्पिरेशन नीडल है। लेकिन एक कंपनी ऐसी है कि जिसकी पाकिस्तान में ही आती है, कलम की तरह बनी हुई होती है और वो FNB होती है, तो फिर उसके लिए आपको नीडल को थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकालना है, ठीक है। हार्डली कोई 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर नीडल बाहर आएगी। तो होता ये है कि जैसे ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है मेरी, ये और यहाँ पे भी उसमें एक ऐसे का होता है, ठीक है। एक तो ये वो मैंने कलम वाली शेप बनाई है, बनी नहीं है, ऊपर से कलम की तरह ही होगी, लेकिन उससे 2-3 सेंटीमीटर नीचे फिर उसमें 1 या 2 कट्स होंगे बनाए जहाँ से वो कोर लेती है, ठीक है। तो जो FNA है वो सिंपल सिरिंज की नीडल की तरह है, FNA सिंपल सिरिंज की नीडल की तरह ऊपर से लेके नीचे तक। और जो FNB है वो 2 टाइप्स की है, एक जिसमें 3 ऊपर कट्स हैं और दूसरी वो कि ऊपर से कलम की तरह और बीच में उसमें एक कट होता है, ठीक है। तो ये FNB, इसको ये थोड़ा केयरफुल करना होता है हमेशा, इसको थोड़ा सा पीछे से करके पकड़ेंगे आप, ठीक है। और ये ऊपर से लॉक हुई होती है नॉर्मल, वो स्ट्रेट पीछे खींचते हैं, ठीक है। अब शार्प होती है, अब ठीक है। तो ये खाली नीडल है, ये मुझे पता है ये FNA नीडल है, लेकिन वो मैं हर दफ़ा सोचता हूँ एक FNB लेके आऊँ या रखूँ और भूल जाता हूँ। आपके हाथ में होती है, ठीक है, ये हिलती नहीं है, फिक्स होती है। तो आपने इसको एंटी क्लॉक घुमाना है और इसको भी एंटी क्लॉक घुमाना है, दोनों चीज़ों को घुमाते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले फर्स्ट पोर्शन को पुश कर दें और उसके बाद दूसरे पोर्शन को पुश कर दें, ठीक है। सिंपल आपने पुश कर देना है। उसके बाद आपने तीसरा काम, वो आपके पास निकलेगी लेकिन ये आगे से डोम टिप होगी, ठीक है, ऐसी है ना। उसके बाद ये पीछे एक किसी भी कंपनी की नीडल है, उसकी बैक पे एक ये चीज़ लगी हुई होती है, रोटेट होगी, इसको थोड़ा सा पीछे खींच, अब आपके पास नीडल बिल्कुल सिरिंज का एंड बन गया, बिल्कुल सिरिंज के नीडल की तरह। तो बिलरी एस्पिरेशन नीडल जो है उसके पीछे 2 ल्यूमन होंगे, क्योंकि वो गाइड वायर के ऊपर जाती है, ठीक है। जो स्क्लेरोथेरेपी नीडल है उसमें सिर्फ और सिर्फ पीछे सिरिंज लगाने की जगह होगी, हाँ। लेकिन जो बिलरी एस्पिरेशन नीडल होगी उसके पीछे एक दूसरी पोर्ट भी होगी जहाँ से आपकी गाइड वायर जाती है, और कोई नीडल नहीं है जो गाइड वायर के ऊपर जाए। और कौन सा कैथीटर? सोहिंद्रा डायलेटर होता है ना, देखिए एक तो होता है ERCP कैनोला, ठीक है। कैनोला की 3, 4, 5 किस्में होती हैं। अच्छा, वो डायलेशन कैनोला सोहिंद्रा डायलेटर को नहीं करता, तो बड़ा इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ मार्क्स होते हैं और 3, 4 किस्में। बंद कर दिया आपको आ गया। अच्छा, कैनोला के मैं आपको बताऊं आसान तरीका ये कि आप गूगल पे कैनोला की पिक्चर्स निकालें, गूगल पे आप निकाल, एक होता है बॉल टिप जिसके ऊपर एक गोल सी बॉल सी बनी होती है, ठीक है, मेटल की बॉल आप बनी हुई, तो वो बॉल टिप होता है। एक टेपर टिप होता है जो आपके, जो मैंने आपको बताया, जैसे ये सोहिंद्रा है तो वो इसकी तरह आपको उसकी टिप टेपर्ड हो गया। एक स्टैंडर्ड टिप है वो सीधा सीधा होता है, एक माइक्रो टिप है वो बिल्कुल बारीक सा होता है, सिर्फ O2 की वायर के ऊपर वो जा सकता है। तो नोट्स होती हैं लगी हुई, जैसे इसकी 2 हैं, एक में गाइड वायर जाती है, जो बिलरी होते हैं वो वायर गाइडेड होते हैं, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं रहना आपने, क्योंकि बगैर नॉन वायर गाइडेड साइटोलॉजी ब्रश भी होते हैं। तो साइटोलॉजी ब्रश हमेशा, जैसे ये शीट है तो इसके अंदर होता है, जैसे ये नीडल है एक शीट के अंदर है, तो साइटोलॉजी ब्रश हमेशा शीट के अंदर होता है,
जबकि जो क्लीनिंग ब्रश है वो हमेशा शीट के ऊपर ब्रश लगा हुआ होता है, तो बहुत आसान है उसको पहचानना, ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं, लाजमी नहीं है। नॉन ल्यूमन भी होते हैं। नॉन ल्यूमन जो एसोफेजियल साइटोलॉजी लेते हैं ना कुछ लोग, या अपर जीआई में कहीं से भी अच्छा एक और चीज ना सर, वो वो चीजें कौन सी वाली है कि मोनोपोलर में एक करंट, एक वायर जो है जैसे फेज और न्यूट्रल होते हैं, या जैसे हम कहते हैं गर्म तार और ठंडी तार, तो जो फेज होता है वो हमारे गैजेट के थ्रू जा रहा होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो हमने पेशेंट को अर्थ प्लेट लगानी होती है, ठीक है। तो जब भी हम बाइपोलर यूज करते हैं तो बाइपोलर में फेज और न्यूट्रल दोनों उस गैजेट के थ्रू जा रहे हैं, तो अगर किसी की कोगुलेशन करनी हो तो उसको अर्थ प्लेट नहीं लगाते हैं हम लोग। वैसे बाहर दुनिया में जो स्फिंक्टरोटोम्स या पॉलीपेक्टमी स्टेयर्स बाइपोलर में अवेलेबल हैं, नॉर्मली वो यूज़ नहीं होते लेकिन अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान में कभी नहीं, किसी के पास भी आज तक नहीं देखा मैंने, यहाँ से कोगुलेशन रोक दी जाती है। तो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स के जिनको पेसमेकर लगा हुआ है अगर, और उनकी अगर आप ERCP कर रहे हैं या उनकी अगर आप पॉलीपेक्टमी कर रहे हैं, तो फिर उसमें मस्ट है कि आपसे बाइपोलर प्रोब या बाइपोलर का जो कैथीटर है या जो गैजेट है वो यूज़ करेंगे फर्स्ट। या सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट से पेसमेकर को न्यूट्रल करवा लें जितनी देर में प्रोसीजर करना है, क्योंकि करंट जो होता है वो हमेशा जो नियरेस्ट कंडक्टर होता है वहाँ से पिक करता है। यदि आप किसी भी एक ये अगर एक ऑब्जेक्ट है और इसको एक तरफ से हम पॉजिटिव दे रहे हैं और एक तरफ से हम इसको नेगेटिव अगर दे रहे होते हैं, तो इसमें अगर लेट्स सपोज कि एक पॉजिटिव दिया और मैंने इसको 3 नेगेटिव दिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो जो इस पॉजिटिव के नियरेस्ट नेगेटिव होगा ये उसको पिक करेगा और उसके साथ अपना करंट साइकिल बनाएगा। तो इसलिए हम लोग जब भी कभी किसी पेशेंट को पेसमेकर होता लगा हुआ और उसका अगर आपने कोई प्रोसीजर करना है जिसमें